नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम फिर आ गए हैं और हम क्या है इतिहास को दोहराने का प्रयास करेंगे। कैसे इतिहास को दोहराने का प्रयास करेंगे? तो मैं देखो आपको ये सारी के सारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे नंबर आप जानते ही हैं। देखिए क्या है, पहले भी मैंने वीडियो डाले थे, मेरी वॉइस को कट करके फिर मैंने कॉपीराइट भेजा। कॉपीराइट भेजने के बाद में मैंने देखा कि ये वीडियो तो मेरा डाला हुआ है, मेरी वॉइस को कट कर दिया गया और उसी वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरह मॉडिफाइड करके फिर पेश किया गया। इसी कारण से मैं पिछली बार मैं कुछ गलतियां कर गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो को ढंग से नहीं बना पाया। अब की बार इस वीडियो को मैं ढंग से बना रहा हूँ। यही नोट्स थे उस टाइम, तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किस प्रकार से नोट्सों को मैं मेंटेन करता हूँ। मैं देखो इन सबको क्या है पहले लिखता हूँ, क्या करता हूँ इनको सबको मैं पहले लिखता हूँ और लिखने के साथ में देखिए यहाँ पर मैं और आगे और बता देता हूँ आपको। ये देखिए दिख रहा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ लिखता हूँ और मैं और बता देता हूँ। ये देखिए आप, या पीछे भी देखिए आप, ये देखिए है ना, ये एक पर्सन दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए ये दे रखा है, इस पर ये दे रखा है। यहाँ देखो पूरा पाषाण काल 8000 से लेके यहाँ कितना, तो आज हम रिपीट करेंगे देखो। लेकिन उससे पहले जो कॉपीराइट वो मेरी वॉइस को कट कर दिए गए थे। तो मेरे नंबर देखो 7737619949। इन नंबरों पे क्या कीजिएगा आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप। कॉल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कॉल आप करना चाहेंगे तो भी कॉल नहीं लगेगा। मैं इतिहास को बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा आपको, और पढ़ने का प्रयास आप करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास को मैं इतिहास ही समझ के पढ़ाऊंगा, ना किसी प्रकार की कोई रोमांटिक बात करूंगा इसमें, ना किसी प्रकार की कोई मैं लफड़ा फड़ा कुछ नहीं है। देखो इतिहास इतिहास क्या है, एक ग्रंथ है जिसके प्राचीन भारत की निश्चित समय पर क्या ही गठित घटनाओं का समूह लिखित वह पूरा तत्व आधारित हो। यानी वो कैसा होना चाहिए, पूरा तात्विक आधारित होना चाहिए, तत्व के रूप में होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे देखते हैं समय। अगर समय की बात करें, इतिहास को वैसे 3 भागों में बांटा गया है। मैं आगे बता देता हूँ इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास। ये नीचे दे रखा है, ये देखिएगा, ये दिख रहा है ना, ये देखो डेट मैंने डिसाइड कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो टाइम की बात करें तो टाइम ही एक ऐसा है इतिहास को जानने का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो अपना क्या है, टाइम है। टाइम के बगैर हम किसी भी चीज़ की डिसीजन नहीं ले सकते। टाइम होगा तो ही हम क्या पर ले पाएंगे, डिसीजन ले के पाएंगे। आगे देखिएगा, यानी टाइम है बिफोर, यहाँ क्राइस्ट मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए बिफोर क्राइस्ट लिख रखा है ना मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटनाएं घटी हैं वो बिफोर यानी बीसी कहलाएंगी। आपने सुना होगा बीसी, है ना, और एडी। यहाँ देखिए, यहाँ देखो एडी दे रखा है और बीसी दे रखा ना, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना क्या कहलाएंगी, यूरियन गागरिन पंचांग के आधार पर। ये अपन ये यूरियन गागरिन पंचांग है, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कौन कौन सा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है देखो प्राचीन इतिहास है, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास है, तीसरा आधुनिक है। तो देखो प्राचीन इतिहास की बात करें तो यानी प्राचीन इतिहास है 712 तक, अननोन पीरियड से चलेगा। यानी कहने का मतलब कहीं बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले यहाँ पर प्राचीन इतिहास था। यानी पत्थरों का काल था पूरा का पूरा, अग्नि का आविष्कार होता है, पहिए का आविष्कार होता है, आदि मानव था, पूरा मानव नहीं था, खाना बदोश ज़िंदगी जिया करता था, शिकार किया करता था, गुफाओं में रहा करता था, जड़ी बूटियाँ जंगल उंगल थे ना उनमें रहा करता था।
इसके बाद में 712 में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर, प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है यहाँ पे। और यहाँ पर आक्रमण होने के साथ ही हम देख सकते हैं कि इतिहास को गहराई के साथ बच्चों को साथ पढ़ना चाहिए। और बच्चों को देखो यहाँ पर क्या मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। भारत को तीन भागों में बांटा गया है, तो यहाँ देखिए तीनों के तीनों हमने यहाँ देख लिए। फिर आगे देखो, प्राचीन इतिहास काफ़ी पुराना है और इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इनके तीनों भागों को हम स्टोन एज कहा जाता है। किसे कह सकते हैं हम, स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब होता है पूरे का पूरा पत्थर का काल। अब इस स्टोन एज का समय की बात करें तो अपनी यहाँ स्टोन एज के समय की बात करें तो 10 लाख से शुरू होकर 3000 BC तक ये क्या करता है, चलता है। 10 लाख ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होता है और 3000 BC तक चलता है, क्योंकि उस टाइम क्या हो जाती है, इंडस सिविलाइजेशन का क्या हो जाता है, इन्वेंट हो जाता है। इन्वेंट यानी प्रारंभ हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है। किसकी स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिए, जिसमें समय का विभाजन हुआ उसे पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। यानी पाषाण काल को भी हम 3 भागों में यहाँ पर बांट सकते हैं। यानी समझ में आ रही है, यानी पाषाण काल को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। तो तीनों भागों में बांटने का तरीका अपन यहाँ देखेंगे। तीनों को बांटने, देखो पूरा पाषाण काल 8000 BC से यहाँ दे रखा है ना, 8000 BC से लेके 4000 BC का जो यानी, तो यहीं पर क्या है, आग का आविष्कार हो गया। यानी पूरा पाषाण काल में क्या हो चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन आग का प्रयोग नवपाषाण काल में आएगा। यानी आग थी, पत्थरों में आग थी, लेकिन मालूम नहीं था पत्थरों में आग। लेकिन जंगल में एक समय की बात है, मैंने 4th क्लास में कक्षा 4 में मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ाया था मैंने कि भाई कि ऐसा कुछ मानव जीवन था जिसमें आग, कभी कभार वो कच्चा मांस खाते थे। एक समय किसी आदि मानव ने क्या किया, पत्थर फेंका किसी शिकार के लिए और जंगल में आग लग गई, सारे जानवर मर गए। वो सारे के सारे भुलस गए, भुलसने का मतलब पक गए, और उस पर जानवरों को पके हुए खाने के ये लोग क्या है, स्वाद महसूस करने लग गए। इसके कारण से फिर वो पका के खाने लगे। इसके बाद में अपन देख सकते हैं कॉपर एज। कॉपर एज यानी ताम्र युग, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसे भारत को यानी इतिहास को हम 3 भागों में बांट दिया। अब प्राग ऐतिहासिक काल में अपन देखते हैं जिसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, यानी कहने का मतलब, अब देखो आद्य ऐतिहासिक काल ये 750 सालों तक कितने सालों तक, 750 सालों तक ये क्या है, चला। इसके बाद में देखिए आधुनिक आद्य ऐतिहासिक काल देखो 25 BC से लेकर यानी शुरुआत होती है। और इस काल में क्या होता है, लिपि का आविष्कार हुआ। इस काल में क्या हुआ, सैंधव सभ्यता का विकास हुआ, जिसका समय C14 के आधार पर DP अग्रवाल के अनुसार 2350 से लेके 1750 माना गया है, आद्य ऐतिहासिक था। यानी अपठनीय लिपि थी जो आज तक भी नहीं पढ़ी जा सकी है। इसको ताम्र युग के साथ या कांस्य युग भी कहा जा सकता है। ताम्र युग के साथ इसे कांस्य युग भी कहा जा सकता है। तांबा में टिन का निर्माण होने से कांस्य युग यानी कांसा बन गया, और कांसा बनने के साथ से कांस्य युग हो गया। आज कांसे की थाली भी आती है, लोटा भी आता है, आप देख लो ना, हर चीज़ कांसे की आती है। जिसमें टिन मिला होता है, तांबी में टिन मिला दो, कांसा बन जाएगा। सभ्यता का आविष्कार और 2500 से लेके 1750 तक, जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। यानी 7 नदियों का यहाँ समूह था, जिसमें देख सकते हैं झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है ना, सरस्वती है ना। इसमें व्यास जैसे भी ये सप्त सिंधु प्रदेश यहाँ पर आर्य रहा करते थे। और इसका पूर्ण समापन 1900 BC में यानी माना जाता है, यानी माना गया, यानी शुरुआत इसकी हो जाती है, लेकिन 1750 तक आते आते समापन हो चुका था। अब आगे का देखते हैं पॉइंट अपना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, हम फिर से हम कह सकते हैं कि इस काल में इतिहास के प्रमाणित शब्दावली ही इतिहास का अर्थ
होता है। लेकिन पीछे अपन यहाँ देखें तो यहाँ देखिए, हमने पीछे शब्द सिंधु प्रदेश हमने पढ़ा, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और उसी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भारत की दो ही तो सभ्यताएं हैं, एक तो वैदिक सभ्यता है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक तो वैदिक सभ्यता है और दूसरी सैंधव सभ्यता है। दूसरी क्या है, सैंधव सभ्यता है, देखिएगा यहाँ पर। इसी के साथ अपन देखें तो सैंधव सभ्यता में यहाँ पर देखिए सतलज है, देखो सिंधु है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सतलज है, सरस्वती है, व्यास के लोग मध्य एशिया से आकर बसे। ये वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। भारत की दूसरी सभ्यता के बारे में बताया गया है, वहाँ पीछे सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया था। सिंधु सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और ये जो मध्य एशिया से आए थे ये लोग, वो क्या है, मध्य एशिया से आए, और ये लोग आने के बाद में यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश में क्या है, ये लोग यहाँ आकर बस गए। क्या हो गए, ये यहाँ आकर लोग क्या हो गए, बस गए। और बसने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पर देखो वैदिक सभ्यता का समय, यहाँ पर देखिए वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 BC से लेकर यहाँ तक 600 BC तक माना गया है। 600 उत्तर वैदिक 600 BC तक चला। इसके बाद मगध का उदय होता है, यानी महाजनपद काल आ जाता है। भारत में 16 महाजनपद थे, सबसे जो पावरफुल था वो मगध था, और मगध जनपद बिहार में था। बिहार गंगा व सोम नदी के तट पे ये था, और इधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ थी। विंध्याचल की पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर हर प्रकार की यहाँ पर हाथी आसानी से मिल जाते थे, इसीलिए मगध को हाथियों का शहर भी कहा जाता था। कांस्य युगीन से लोग लौह युग में प्रवेश करे गए, और इसे आयरन एज यानी लोहा युग भी कहा जाता है। लोहा युग में वस्तु निर्माण शुरू हो गई। कहने का मतलब हल है, कृषि युक्त सामग्री है, ये ऐसी जो वस्तुएं थी जो पहले नहीं थी, वैदिक सभ्यता में नहीं थी, लोहा नहीं था। इसके बाद में जैसे ही महाजनपद काल आता है तो लोहा युग आ जाता है, आयरन एज आ जाती है। इससे कृषि में विकास होता है, संसाधन अधिक हो जाते हैं, तो मगध का विकास हो गया, मगध बहुत पावरफुल बन गया। ठीक है, कृषि अधिक, संपन्नता आना, गंगा व सोन तट पर बसा, या मध्य में गंगा व सोम तट पर बसा हुआ था ये। आगे देखिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में से पहले अपन यहाँ पर देखिए आद्य है, ये आद्य ऐतिहासिक काल है, यह आधा इतिहास था। अब पूरे इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने टॉपिक दिया है, देखो ऐतिहासिक काल क्या है, ये ऐतिहासिक काल है, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक काल है तो आगे पढ़ने की कोशिश करें। तो इससे पहले अपन देखें यहाँ पर, इस काल में इतिहास के प्रमाणित शब्दावली इतिहास कहा जाता है। अन्य जो सब तथ्य हैं प्राचीन हैं, मध्यकालीन है व आधुनिक इतिहास। अब यहाँ देखिए प्राचीन इतिहास और नेक्स्ट फुल डिटेल अबाउट इट एंड एंशिएंट हिस्ट्री, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म, ये आ जाएंगे। यहाँ देखिए जैनिज्म और बौद्धिज्म क्या है, यहाँ पर जैनिज्म और बौद्धिज्म। मध्यकालीन भारत की शुरुआत की बात करें तो हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत 570 ईसा पूर्व होती है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत की बात करें तो 500 ईसा पूर्व मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। 570 में क्या होता है, मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मोहम्मद साहब का जन्म हो जाता है, और मृत्यु 632 में ईसा मदीना में, और 622 में हिजरत संवत क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा इसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 600 BC से लेके 712 BC तक मध्यकाल मानते हैं। ये वाले 600 BC से लेके
यहाँ 600 BC दे रखा है, वो 712 BC तक अपन क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, मध्यकालीन भारत मानते हैं। यहाँ देखिए 600 BC में दिल्ली पर क्या हो गया, राजाओं में हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश का क्या हो गया, अधिकार हो गया। इसी के काल में हर्ष चरित्र लिखा गया था, किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। राज्यवर्धन हर्षवर्धन ये दोनों भाई थे, हर्षवर्धन राज्यवर्धन ये दोनों के दोनों क्या थे, भाई थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र, ये प्रभाकर वर्धन क्या था, इनका पिता था। ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित, जो हरियाणा के थानेश्वर के राजा थे, जो हरियाणा के क्या थे, थानेश्वर के ये क्या थे, राजा थे। आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा अपन यहाँ रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं यार, रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये रिटर्न नोट्स हैं सारे के सारे मेरे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के आपको स्क्रीन पे मिलेगा। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भगत सिंह, क्या नाम है, भगत सिंह। यहाँ देखिएगा भगत सिंह है, भगत सिंह, ठीक है ना। मेरे चैनल का नाम क्या है, भगत सिंह है। ये क्या है, यहाँ देखिएगा, ये है पाल वंश के नेम धर्मपाल ने, है ना, महाविहार यानी का है इसमें। यहाँ देखिएगा स्थान पर ये विक्रम, ये क्या लिखा हो, चलो इसको छोड़ो, कुछ नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या है, भगत सिंह नाम से मेरा चैनल है। 712 में अरबी आक्रमण होता है। 712 में क्या होता है, यहाँ देखिए 712 में क्या होता है, अरबी आक्रमण होता है। और अरबी आक्रमण होने के साथ में यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये अरबी आक्रमण हो रहा है ना। यहाँ पर प्रथम आक्रमण होता है, ये प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम और दूसरा मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। और हम अब थोड़ी डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर से हम आएँ तो हम देख सकते हैं अगले वाले वीडियो में क्या है। ये वीडियो मैंने लंबा इसलिए बनाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ने का मौका दें। बच्चों के लिए ये डायग्राम, ये जो ये बनाए गए हैं, ये सारे के सारे रिटर्न नोट्स हैं। ये मेरे देखो, यहाँ पर ये मेरे मोबाइल नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हो, कॉल तो नहीं कर सकते आप, केवल व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप, क्या कर सकते हैं इस पर, ओनली व्हाट्सअप ओनली, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देख सकते हैं कि सारी की सारी कहानी पीछे जो हमने पढ़ी थी, अब वो डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भारत का इतिहास 3 भागों में क्या हो गया है, यहाँ पर बट गया है। देखो तीनों भागों में क्या हो गया है, यहाँ पर बट गया है। तीनों भागों में जैसे प्राचीन है, मध्यकालीन है, और देखो यहाँ पर आधुनिक है। तो यहाँ पर अपन देखें तो भारत क्या है, भारत अपना देश है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। 1727 सवाई जयसिंह ने इसको क्या किया था। मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज तो देना ही पड़ेगा ना। तो 1727 में सवाई जयसिंह ने इसको बसाया था। और यहीं पे 5 वेधशालाओं में जो सवाई जयसिंह ने बनाई थी, उसमें सबसे जो बड़ी और प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर है। यहाँ देखिए भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, ये देखिए भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देख लीजिए किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पे हिंदुस्तान है, भारत है, आर्यव्रत है ना,
वत है इंडिया है। इंडिया तो अंग्रेज़ों ने दिया था नाम, ये देखिए यहाँ पर इंडिया जो नाम है ना वो किसने दिया था, अंग्रेज़ों ने दिया था। ये देखो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने नाम दिया, क्या नाम दिया क्या नहीं दिया, इधर देखिए यहाँ पर। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल है। तो इसमें पूरा का पूरा अपन डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में हम बांटने का प्रयास करेंगे। वैसे भाग तो वैसे क्या हैं, 3 हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन अगर प्राचीन भारत में भी बात करें, प्राचीन भारत को, इसको भी, प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर समझने का प्रयास अपन कर रहे हैं। तो देखो पूरा पाषाण काल यानी पत्थरों का काल था, ये पूरा का पूरा अननोन पीरियड से ये चलता है। कितने पीरियड से चल रहा है, ये देखो अननोन पीरियड से ये चल रहा है। और पत्थरों का काल था, ये 8000 BC से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है पूरा पाषाण काल। मध्यकालीन पाषाण है, जो नवीन औजार आ गए मध्यकाल में, क्या हो गए, ये नवीन औजार आ गए। और 800 से लेके 400 BC तक क्या हो गया, ये हो गया। फिर इसमें देखो, इसमें देखते हैं निम्न पाषाण काल है, पत्थरों के काल को औजार जो 4000 BC से 2500 BC तक यहाँ पर यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का यानी कह रहे हैं। यहाँ हम देखें तो इसमें देखो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो देखो यहाँ लिपि नहीं थी, क्या नहीं था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ लिपि नहीं थी। यहाँ पर क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी जो आज तक भी नहीं पढ़ी जा सकती, भाव चित्र ही चित्र बने हुए हैं इसमें। यानी प्रागैतिहासिक काल की जो लिपि बनी हुई है सिंधु घाटी वाली, वो क्या है, आज तक भी नहीं पढ़ी जा सकती। गुफा हैं, पेड़, फूल, शिकारी, फिरते रहना, खाना बदोश जिंदगी जीना, ये प्रागैतिहासिक काल का है। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल मानते हैं इसको। क्यों, क्योंकि तथ्य तो मिले लेकिन आधा मिला, तथ्य तो मिले लेकिन आद्य है, आद्य का मतलब होता है आधा। लिपि तो मिली इसमें, देखो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, पीछे की बातें को दोहराने का प्रयास करें। यहाँ देखो सिंधु घाटी है, यहाँ लिपि का आना परंतु अधूरापन सा नजर आना। लिपि तो आई लेकिन अधूरेपन सी आई, कोई पढ़ नहीं पाया तो यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये कि तथ्य तो थे लेकिन अधूरे थे। आगे देखिए, इसके बाद में अपन देख सकते हैं ऐतिहासिक काल की बात करें, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास, देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे अपन, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ देखें तो यहाँ पर नीचे देखिए कि ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल यानी मगध 600 BC से लेके 712 तक ऐतिहासिक काल हम कह सकते हैं, है ना। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में यानी बांटने का प्रयास यहाँ करेंगे। कैसे बांटेंगे, जैसे अपन कह सकते हैं कि सर हमें लिपि मिली लेकिन लिपि अधूरी मिली, ये भी एक इतिहास है। लेकिन ऐतिहासिक काल लिपि मिली, जिसे हम पढ़ लिया, उस समझ लिया, उसी को हम इतिहास कहेंगे। जैसे मगध है, मगध के पीछे मैंने बताया, इसमें सोम, गंगा और सोम की नदी के तट पर ये बसा हुआ है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। देखो इसमें क्या है, 600 BC से हम यहाँ पर इतिहास का काल मान सकते हैं। 7वां, ये क्या है, ये 7वां बड़ा राज्य मान सकते हैं यहाँ पर। सॉरी 7 वंशों ने यहाँ पर राज किया। कौन सा, यानी हैरेक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था, है ना, इन्हें शुंग वंश था, फिर इसके बाद में कण्वन वंश था, फिर आंध्र सातवान वंश था।
ये 7 वंश ऐसे थे जो मगध के ऊपर इन्होंने क्या किया, राज किया। और अगर समय की बात करें तो पीछे भी हमने बताया है बीसी और एडी के बारे में। यहाँ देख लीजिए, बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। कहने का मतलब यहाँ देखें तो बीसी का एसी का मतलब, अब यहाँ देखिए कि यह पता लगाया नहीं जा सकता कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, महावीर जी का जन्म कब हुआ, ये पता नहीं, लेकिन कहते हैं बहुत साल पहले हुआ था। निश्चित तिथि नहीं है ना, तो तिथि, निश्चित तिथि ईसा मसीह का जन्म 0 से मानते हैं, यानी यहाँ से उल्टा चलेंगे तो ईसा पूर्व कहलाएगी, अगर इधर से इधर चलेंगे तो ये ईसवी कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आगे का इतिहास मैं दोहराने का प्रयास यहाँ करूँगा, पूरा का पूरा इतिहास मैं दोहराने का प्रयास करूँगा और पूरा का पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास भी करूँगा। आगे देखिए, चलो अब यहाँ देखो, आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक के मध्य काल को हम आधे ऐतिहासिक काल कह सकते हैं, या इसे ही कहते हैं प्रोटोस्ट्री इसी को कहते हैं। इससे के बाद में आधे ऐतिहासिक काल का जो भाग है वो सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे अपन कांस्य युगीन सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। इसी को हम कह सकते हैं ब्रॉन एज, इसको ही हम क्या कह सकते हैं? ब्रॉन एज कह सकते हैं, कॉपर एज कह सकते हैं। यानी ओमान, यानी कांस्य ओमान है, यहाँ से क्या है, तांबा का निर्माण हुआ था। ताम्र युगीन सभ्यता, प्रथम धातु, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? आप बताइए, सबसे पहले धातु का प्रयोग था, प्रथम धातु थी तांबा। कहने का मतलब इसे हम क्या कह सकते? और पशु कौन सा था? कुत्ता था। फसल कौन सी थी? जौ थी। एग्रीकल्चर यानी कृषि का यहाँ विकास हो चुका है। पशुपालन यहाँ डोमेस्टिकेशन हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ डोमिनिकेस्टिकेशन हो गया, यानी पशुपालन। पहले मानव क्या किया करता था? खाना बदोश ज़िंदगी जिया करता था, खाना के जानवरों को मारा करता था। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। आगे देखिए, पानी पिया है मैंने। आगे देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश थे, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, सरस्वती है, सिंधु है। ये 7 नदियों का संधु और व्यास है। यहाँ देखिए नीचे ये व्यास है। 7 नदियाँ हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। यहीं पर दूसरी सभ्यता का विकास होगा जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आगे देखिए, सोना कहाँ से मंगाया जाता था उस टाइम? कर्नाटक है। और तांबा ईरान, अफगानिस्तान तक यहाँ पर मंगाया जाता है। आगे देखिए, व्यास नदी तक ही सिकंदर रुका था, यानी जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर, ये क्या था? यूनान का राजा था। कहाँ का राजा था? फिलिप का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं 336 ईसा पूर्व तक पूर्व राज किया करता था इसका पिता फिलिप। और आज कंपनी भी चल रही है, किसकी? फ्लिपकार्ट चल रही है ना। तो आगे देखिए, आगे का मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। चलिए आगे यहाँ रिपीट करेंगे अपन, तो देखते हैं। नमस्कार, फिर से हम आए हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है ऐतिहासिक काल में, लिखित प्रमाण मिले इसमें, और 600 बीसी से ये इसका प्रारंभ माना जाता है। और ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, इतिहास से संबंधित तथ्यों की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा 1500 से बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में जितनी भी घटना घटी थी, उस घटना के बारे में देखो। धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मिक कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण गोत्र है, पुराण है, आरण्य है, वेदांग हैं। यहाँ देखिए ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे नवीन कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? ये ऋग्वेद है। और सबसे नवीन कौन? अथर्ववेद है।
वेदांग माने शिक्षा है, कलप है, नृत्य है, छंद है, ज्योतिष और व्याकरण, ये वेदांग हैं। यानी इनके बगैर हम इनको नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, इनको पढ़ना पड़ेगा तब ये समझ में आएंगे, तभी ये वेद हैं। पुराण 18 हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, वामन पुराण है, नरसिंह है, रामोवतार है, फिर यह बौद्ध है। यहाँ देखिए ये बौद्ध है। आगे देखिए, अगर हम उपनिषदों के बाद में सूत्र साहित्य की बात करें तो सूत्र साहित्य में यहाँ देखिए सूत्र साहित्य हैं, धर्मशास्त्र हैं, है ना। इसमें महाकाव्य की बात करें तो यहाँ महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, रामायण है, रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है ना, मर्चकटिकम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। ये सभी पुस्तकें वैदिक सभ्यता के बारे में बतलाती हैं। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब सिंधु घाटी का डिक्लाइन हुआ 1750 में, उसके 250 साल बाद 1500 बीसी में क्या हुआ? यहाँ देखिए 1500 बीसी में वैदिक सभ्यता आ चुकी थी। कहने मतलब यहाँ पर 1750 से वो क्या हो चुकी थी, स्टार्ट होते होते 1750 आई, 1750 के बाद में 1850 आई, 1950, फिर 2000, इस प्रकार से उल्टा सिस्टम चलता गया। आगे देखिए साहित्यिक स्रोत हैं, है ना, पुरातात्विक स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में मैंने इधर बता दिया। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में देखेंगे यहाँ पर अभिलेख, ये पुरातात्विक है। यहाँ देखिए ये लाइन खींची हुई है, तो इसमें ये पुरातत्व अभिलेख है। अशोक के अभिलेख देख लिए, सिक्के देख लिए, समुद्रगुप्त का सिक्का देख लिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वीणा बजाते हुए देख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि द ओल्डेस्ट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड, वीणा और तबला, ये है, वीणा है। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें यहाँ पर तो लिखित सभ्यता हैर्यक वंश है, मगध है। मगध में 600 बीसी में मगध का प्रारंभ यहाँ पर हो चुका था। मगध की राजधानी अपन देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बता रखी है ना। तो यहाँ हैर्यक वंश है, सिंधु घाटी है, वैदिक सभ्यता है। यहाँ वैदिक सभ्यता में साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, विदेशी स्रोत हैं। और मगध पर आर्य, ये क्या है, हाँ आर्यन युग कह सकते हैं। मगध को क्या कह सकते हैं, आयरन युग कह सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो चुका था, लोहा का 600 बीसी में लोहा आ चुका था, तो हम वाजिब है बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफेंस आ रहा है अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। तो आगे हम देखो, मैं क्या है समझाने का प्रयास करूँगा, किताबों में आप देखिए क्या है क्या नहीं है। अभिलेख देखिए, यहाँ अभिलेख है, ये पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं अभिलेख, सिक्के हैं। इसके बाद में मूर्ति, स्टेचू है जिसमें पशुपति की मूर्ति, नटराजन की मूर्ति। यहाँ देखिए, यहाँ पर अपन कह सकते हैं पुरोहित राज की मूर्ति, जिस पे कंबल ओढ़ते हुए अपन में मिला है। मोहरें मिली हैं, स्मारक हैं, दिल्ली का बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का लाल किला, ये सारे के सारे यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे महाकाव्य की बात करें तो महाभारत है। महाभारत का रचयिता कौन है, वेद व्यास जी हैं, जिसको महाभारत का दूसरा नाम भी जय संहिता है। आगे देखिए, आगे अपन बहुत डिटेल से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को मैं ऐसे ही नोट्स बना के आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा मेरा सहयोग कीजिए और मैं आपका सहयोग करता हूँ। अब ये देखो नोट्स है नहीं, ये सारे के सारे बच्चों के काम आएंगे, ज़्यादा तो क्या है बच्चों के काम आएंगे, क्योंकि बच्चों के इसलिए काम आएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को लिखाया मुझे। तो आप इसका क्या कर सकते हो, बच्चे को वीडियो देख के बता सकते हैं कि बेटे ये जो बता रहे हैं वो धीरे धीरे आप
देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे तो भी हमको क्या है, हिंदी में ही समझाना पड़ेगा ये, है ना। तो हिंदी में समझाना, डबल मेहनत नहीं करके हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे ना इनको, सारी की सारी चीज़ें। आगे देखिए, वहाँ पर क्या हमने पर यहाँ पर पढ़ा था धार्मिक, अब हम पढ़ेंगे गैर धार्मिक। तो यहाँ गैर धार्मिक स्रोत देखेंगे, तो सबसे पहले गैर धार्मिक स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर हम स्रोतों की बात करते हैं, तो पीछे का स्रोत ना देखकर गैर धार्मिक हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐतिहासिक काल ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हाँ सॉरी, ऐतिहासिक काल 600 बीसी से चालू हुआ और 712 तक, फिर मध्यकालीन भारत आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ 712 में इंडिया पर अटैक कर देता है, और अननोन पीरियड से लेकर, यानी अननोन पीरियड से लेकर ये चलेगा सारा का सारा, और इसके बाद में कहाँ तक आकर रुक जाएगी, दिल्ली डायनेस्टी तक आकर यहाँ पर रुक जाएगी। दिल्ली डायनेस्टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद में दिल्ली डायनेस्टी आएगी। दिल्ली डायनेस्टी पे क्या है, कब दिल्ली डायनेस्टी के बाद में 1526 में क्या हो जाता है, बहलोल, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। जो बहलोल लोदी से सिकंदर, वो लोदी वंश का प्रथम शासक था, इसने ही क्या किया था, यहाँ पर स्थापना की थी लोदी वंश की। और दिल्ली डायनेस्टी की बात करें तो दिल्ली पर 5 वंशों ने राज किया। पहला वंश कौन सा था, तो यहाँ देखिएगा, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, इसमें तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। और 1526 में क्या है, बाबर इसको, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अपन यहाँ देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के थे, गयासुद्दीन बलबन भी था। ठीक है, यहाँ पर देखें, ठीक है। इसके बाद में आगे की रिपोर्ट मैं डिटेल में नहीं बताऊँ, ये सारी डिटेल में है। 600 बीसी में क्या है, सनातन जो धर्म था वो चला। आगे देखिए, यहाँ पर सनातन धर्म चलता है, ठीक है ना। यहाँ सनातन धर्म की बात करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर, अच्छा चलिए, फिर इसमें सनातन यानी हिंदू धर्म था। सनातन धर्म हम किसे कह सकते हैं, हिंदू धर्म को कह सकते हैं। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने वाले ये कौन थे, उत्तरी पश्चिम भाग से थे। तो इसके बाद में पंजाब था, यहाँ देखिए ये पंजाब है। पंजाब में 5 नदियों का समूह होता है। यहाँ पर देखिए पंजाब पर ही 712 में क्या होता है, अटैक होता है। 712 में क्या होता है, अटैक होता है। कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है ना। इसके बाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम, यानी सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहला व्यक्ति जो कर लगाने वाला था वो व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम मुस्लिम धर्म की शुरुआत मानेंगे। कहने का मतलब है 712 में भारत पर अटैक हुआ था, उससे पहले क्या हुआ, यहाँ पर 570 में, या देखिए 570 में क्या हुआ है, यहाँ पर जन्म हो जाए हज़रत मोहम्मद साहब जी का। और 632 में क्या हो जाती है, मृत्यु मक्का में। यहाँ मदीना में तो इनकी क्या होती है, 610 में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होती है, यानी क्या होती है, बौद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। और 632 में क्या हो जाता है, हज़रत मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहूदी द्वारा इनकी क्या होती कर दी जाती है, मृत्यु यहूदियों द्वारा। मक्का से मदीना यहूदियों द्वारा इनकी हो जाती है मृत्यु। सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ कारण था वो मृत्यु होने का। आगे देखिए, इसके बाद में कहते हैं कि मोहम्मद साहब को यानी इनके अल्लाह ने के जो मैसेंजर थे जिनका नाम था जिब्राइल थे, उन्होंने
पैगंबर साहब जब एनलाइटमेंट हो गया तो इसने जिब्राइल नाम का या कोई दूत था इनके अल्लाह का, वो आया और घेरा नाम के गुफा में जब एनलाइटमेंट करके बाहर निकल गए तो ये कुरान पुस्तक दी जो इन्हें मुस्लिम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। आगे देखिएगा, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। मोहम्मद किस्म का आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था जिसमें 1025 ईस्वी में भारत पर 17 बार आक्रमण करने का ये रिकॉर्ड बनाया इसने। इसी प्रकार से गौरी भी भारत पर आक्रमण करता है 17 बार। 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में देखिए, यहाँ देखिए 711 दे रखा ना और 1191 दे रखा ना यहाँ पे, और 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध होता है और इसमें क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके बाद में गौरी की खोखरो जनजाति द्वारा 714 के करीब वहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे का अपन देखते हैं, वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई। अब ऐतिहासिक काल में अपन देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ें तो यहाँ से हम इस्लाम धर्म की शुरुआत हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ देखिए, मेडिवल इंडिया की बात करें तो यहाँ क्या है, सारा का सारा इस्लाम धर्म का विकास हो चुका है, यानी इस्लाम रिलीजन का क्या हो चुका है, यहाँ पर विकास हो चुका है। ठीक है ना। आप यहाँ देखिए, इसके बाद में इस्लाम धर्म का जो उदय माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, इस्लाम का जो अरबी सऊदी अरब है ना, वहाँ से मक्का और मदीना में मोहम्मद हजरत साहब का क्या हो जाता है, यहाँ पर जन्म हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत 1707 से 1857 तक मानी जाती है। इसके बाद में ब्रिटिश यानी मुग़लों का क्या हो जाता है, यहाँ पर पतन। इसके बाद राइज ऑफ ब्रिटिश आ जाते हैं। यानी 1857 के बाद में क्या है, क्रांति हो जाती है भारत में। 1857 की क्रांति, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, चर्बी वाले कारतूस। लेकिन 1707 में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, उससे पूर्व क्या है, उससे पूर्व तो शासन अच्छा चलता है, लेकिन उत्तरवर्ती मुगल आ जाते हैं। इसमें कौन आ जाते हैं, उत्तरवर्ती मुगल आ जाते हैं। और उत्तरवर्ती मुगल आने के साथ ही अपन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ रिवॉल्ट यानी 1857 रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, यानी ये किताब है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। रिवॉल्ट ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये किताब है। और यहाँ देखिए, सबसे बड़ा कारण है चर्बी व सुअर व गाय। चर्बी थी, सुअर व गाय की, इनसे क्या बनते थे, कारतूस बनते थे। और ये रिवॉल्ट हो गया 1857 क्रांति। इसको बहुत बुरी तरह से कल मैं ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। कल बहुत 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आपको ये डिटेल मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप यहाँ समझ जाइए। इसके बाद में 1858 में क्या है, गवर्नर यानी लॉर्ड क्लाइव आता है। गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, यानी क्लाइव। बाद कैनिन यानी सबसे पहला गवर्नर कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बना था उस टाइम। और इस टाइम जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम में कैनिन था। कौन था, कैनिन ही था। इसने इसी समय आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यानी आज़ादी 1900 यानी इंडियन मूवमेंट्स, ठीक है, भारत में 1947 तक चला। 1947 के बाद में समकालीन भारत आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ से हम देखें तो भारत का संवैधानिक विकास है, इसके बारे में भी अलग से टॉपिक लेके आऊँगा मैं। ये अलग वाला टॉपिक है, यानी हमारे संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, आप यहाँ देखिएगा। सभी प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर अपने सबसे पहले इस्लाम धर्म के आगे अब कौन बढ़ाए, यानी मोहम्मद साहब की जैसे ही 632 में क्या हुई, मृत्यु हुई, तो इसमें 4 मुख्य दावेदार थे। उसमें से 4 मुख्य दावे, तो यहाँ से हम कल वाली वीडियो में या सुबह जल्दी उठ के ये वीडियो मैं पढ़ाने का प्रयास
करूँगा या थोड़ी देर बाद में मैं देखता हूँ।